वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है अब शुरू करने वाले हैं। कौन सा यूज केस डायग्राम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। नाउ वी विल लुक फॉर इट कि यूज केस डायग्राम में को हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, और वो यूज केस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देख लेंगे। और वो यूज केस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के पास कौन कौन सी चीजें होती है। यूज केस डायग्राम में क्या क्या होता है। यूज केस डायग्राम में हम लोगों के पास होता है एक्टर्स, रिलेशनशिप होता है, और बाकी होता है आपका जो एक्टर जो है वो रिलेशनशिप कैसे दर्शाता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। हम लोगों ने ये देखा था कि जो यूज केस डायग्राम्स है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या उसको सेल आउट करते हैं उन सारी चीजों का डिटेल्स, कौन एक्टर क्या कर रहा है, और हर एक्टर का अलग अलग नाम से दर्शाते भी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ओनर होता है वो क्या करता है, वो पेमेंट करता है किसके लिए, स्टॉक के लिए, और जो सप्लायर होता है वो स्टॉक देता है, और वो ये भी देखता है कि कहाँ कहाँ उसने स्टॉक दिया है। और उसके बाद जो मैनेजर है वो अगर स्टॉक ज्यादा हो जाए तो उसको रिटर्न करवाता है, या फिर अगर कोई डिफेक्टिव पीस है तो उसको रिटर्न करवाता है, और नहीं तो फिर ये बताता है कि ओनर को कि उसके पास एक्चुअली में स्टॉक कितना बच रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो आपका ये जो यूज केस डायग्राम है वो इसी तरीके से काम करता है। अब आगे देखिएगा कि जो आपका यूज केस डायग्राम है उसके बाद एक क्लास डायग्राम भी बताया था मैंने। क्लास डायग्राम क्या होता है, तो क्लास डायग्राम एक यूएमएल डायग्राम होता है जिसमें कि क्या होता है कि जो ये क्लास डायग्राम है ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए पढ़िएगा, क्लास यूएमएल डायग्राम is the most common diagram for software documentation। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमनली डायग्राम हम लोग यूज करते हैं वो क्लास डायग्राम होता है। और उसके बाद सिंस मोस्ट सॉफ्टवेयर क्रिएटेड आर बेस्ड ऑन ऊप। अब देखिएगा कि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं और उसमें आप लोगों को ये पता है कि क्लास क्या होता है। क्लास बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल को या सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को हम लोग एक जगह रखने पे, एक जगह संग्रहित करने के लिए हम लोग क्लास डायग्राम का, क्लास का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, क्लास बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी भी, जैसे कि अगर हम लोग बातें करें कि अगर हमें क्लास की बात करनी है तो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बर्ड एक क्लास हो जाएगा उसमें पर्टिकुलरली कि कोई एक, जैसे कॉक हो गया या फिर आपका जो डिफरेंट जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब उसमें आ जाएंगे, तो बर्ड एक क्लास हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर हम लोग बातें करें कि लड्डू, तो लड्डू क्या हो जाएगा, एक मिठाई है उसका एक रूप हो जाएगा, तो लड्डू विल बी एन ऑब्जेक्ट, और जो स्वीट्स है वो उसका क्लास हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जो आपका क्लास डायग्राम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंक्लूड करता है। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंक्लूड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वही चीज है जो आप लोगों ने C++ में पढ़ा है, और C++ या फिर जो जावा वगैरह है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इनके कुछ रूल्स होते हैं, फंक्शनैलिटी होते हैं, जो कि हम लोग क्लास डायग्राम में भी उसको डालते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं, उसको पिक्टोरियली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए this happens
this happens OOP is based on class and the relationship between them. कई सारे ऐसे जो डायग्राम, क्लास डायग्राम जो बनते हैं, उस डायग्राम्स के थ्रू जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सॉफ्टवेयर के, वो सारे सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट क्लासेस क्रिएट होते हैं, उनको हम लोग दर्शाने के लिए क्लास डायग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो क्लास क्या हो जाएगा, जितने भी एक्टर्स हैं वो सब डिफरेंट क्लास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिफरेंट क्लास हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है क्लास डायग्राम कंटेन्स क्लासेस विद देयर एट्रीब्यूट्स। हमेशा क्लास जो होगा उसके साथ उसका एट्रीब्यूट्स आएगा। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। तो जो क्लास होगा वो अपना प्रॉपर्टीज को शो करेगा। क्लास डायग्राम कंटेन्स क्लासेस विद देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर बिहेवियर्स। और क्या शो करेगा? अपने बिहेवियर को शो करेगा। जो बिहेवियर ही जो होता है वो उसका प्रॉपर्टीज होता है। कम से कम जो क्लास होता है उसमें 3 चीजें होंगी। क्लास नेम, उसका क्लास का नेम होगा जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास एट्रीब्यूट होगा जो आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा है। और क्लास का बिहेवियर जो है वो सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो क्लास डायग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आधारित होता है और उसी तरीके की फंक्शनैलिटी को हम लोग एकत्रित करते हैं, क्लास डायग्राम के जरिए शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका यहाँ पे देखिए जो क्लास डायग्राम है वो देखिए क्लाइंट। तो ये क्लाइंट क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा, एसएसएन हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि लास्ट में मैंने आपको डिफरेंट एक्टर्स बताए, वो सब या तो क्लाइंट है या तो ओनर है। तो इस तरीके का जो क्लाइंट हो जाएगा उसमें क्या क्या हो जाएगा? नेम है, एसएसएन है, एसएसएन मतलब सीरियल नंबर वगैरह, और उसके बाद एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट। अब कहने का मतलब कि अगर कोई क्लाइंट है तो उस क्लाइंट का जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। मतलब ये कि जो क्लाइंट होगा उसी का नाम, उसी का सीरियल नंबर, उसी का एड्रेस और उसी का एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है। ठीक है, जबकि ये क्लाइंट है और वो कुछ चीजों को ओन करता है, जैसे कि आपका यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है अकाउंट। तो अकाउंट, एक अकाउंट उसका हो सकता है किसी बैंक में, तो वो बैंक अकाउंट किस टाइप का होगा, उसका ओनर वही होगा, अकाउंट नंबर होगा, राउटिंग नंबर होगा। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है अकाउंट से रिलेटेड होंगी। तो अकाउंट एक अलग क्लास हो गया जिसके कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो जो क्लाइंट है वो उसको ओन कर सकता है। तो हम लोग इसके जरिए, डायग्राम के जरिए ही हम लोग देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग क्लास कैसे जुड़े हुए हैं, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए चेकिंग अकाउंट है, इधर है सेविंग अकाउंट है। तो ये किसका हो जाएगा? इस अकाउंट का हो जाएगा। और ये अकाउंट किसका है? तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट का अकाउंट है। ये क्लाइंट है, इसका अकाउंट जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो चेकिंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, चेकिंग अकाउंट में हम लोग क्या क्या करते हैं? बैलेंस, विड्रॉल और डेबिट, क्रेडिट, ये सब होता है। जबकि सेविंग में क्या होता है? बैलेंस तो होता ही है, और सेविंग में हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें से डेबिट कितना किया गया, क्रेडिट कितना गया है। तो ये सारी चीज जो है ये सेविंग अकाउंट के प्रॉपर्टीज है, चेकिंग अकाउंट के प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट का प्रॉपर्टीज है वो अलग होगा हमेशा चेकिंग अकाउंट के प्रॉपर्टीज से। कोई जरूरी नहीं है कि जो सेविंग अकाउंट होगा उसका बैलेंस और चेकिंग अकाउंट का बैलेंस सेम हो। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक चेकिंग अकाउंट का प्रॉपर्टीज है और दूसरा सेविंग अकाउंट का प्रॉपर्टीज है। तो दिस इज कॉल्ड क्लास डायग्राम। इसको पढ़ लीजिए। द एग्जाम्पल अबव शो बेसिक क्लास डायग्राम। द चेकिंग अकाउंट class and saving account class both inherit from the more general class account.
ये क्या है, अकाउंट से इनहेरिट किया गया है। द इनहेरिटेंस इज शोन। अब इनहेरिटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, ऊप का प्रॉपर्टीज है। किसका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने देखा है कि जो इनहेरिटेंस है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सके। तो इनहेरिटेंस जैसी जो चीजें हैं वो काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, द एग्जांपल अबव शोज बेसिक क्लास डायग्राम। The checking account class and the saving account class both inherit from the more general class account. Obviously, account के अंदर ही checking account और saving account आता है। The inheritance is shown using the blank headed arrow. The other class in the diagram is client class. एक और भी class है जो client class है। The diagram quite itself explanatory and it clearly shows the different class and how they are inherited. ये दिखा रहा है कि हमारा जो डायग्राम है वो कैसा है और किस तरीके से शो किया गया है। अब ये आपका क्लास डायग्राम था। उसी तरीके से हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम भी होता है। आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, ठीक है। तो जो सीक्वेंस डायग्राम है वो क्या होता है, सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम अमंग ऑल द यूएमएल डायग्राम। जितने भी यूएमएल डायग्राम होते हैं उसमें सीक्वेंस डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है आगे पढ़ेंगे। नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी बट ऑल्सो अमंग डिजाइन लेवल मॉडल्स। जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का तो उसमें भी इसकी काफी जरूरत पड़ती है। और हम लोग जो इसमें जो डेवलपर्स हैं उसको इस सीक्वेंस डायग्राम को काफी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम के जरिए किसी भी क्लाइंट को कोई चीज समझाना बहुत ही आसान हो जाता है और उसको समझाने के लिए हम लोग सीक्वेंस डायग्राम का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि क्लाइंट ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आपको प्रोजेक्ट देता है और आपके पैसे जो है वो वही पेमेंट करता है प्रोजेक्ट का। तो हम लोगों को समझाना किसको पड़ता है, क्लाइंट को समझाना पड़ता है। तो क्लाइंट को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है उसको सीक्वेंस डायग्राम के जरिए समझाते हैं। कम्युनिटी, अब यहाँ पे आगे पढ़िए कि lately they have become more popular in depicting business process because of their visually self-explanatory nature। जैसा कि मैंने बताया कि जो डायग्रामेटिक व्यू होता है वो हमेशा बेहतर होता है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए या फिर किसी भी चीज को समझाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि आसानी से लोग समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये सीक्वेंस डायग्राम ज्यादा बेहतर होता है बाकी के क्लास डायग्राम से। आपसे पूछा जा सकता है among all the diagrams which is the diagram which is most usable and self explanatory। तो आप लोग सीक्वेंस डायग्राम का नाम लेंगे। और सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्यों है ये भी पूछा जा सकता है कि why sequence diagram is the most important diagram in all the different diagrams या फिर in UML, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो उसमें जो है आप यहाँ पे मैंने उसका जवाब भी दे दिया है। सीक्वेंस डायग्राम डिस्क्राइब सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस एंड इंटरैक्शन। कहता है कि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो क्या डिस्क्राइब करता है, मैसेजेस के सीक्वेंस को शो करता है, सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को शो करता है एंड दैट हैपेंस बिटवीन एक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जो एक्टर्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच जो सीक्वेंसिंग चल रही है उस सीक्वेंसिंग को दर्शाता है। ये बेसिकली क्या है, जो सीक्वेंस डायग्राम होता है वो आप क्लास डायग्राम और आपका जो यूज केस डायग्राम है इन दोनों का मिश्रण होता है। मतलब ये दोनों को मिला करके सीक्वेंस डायग्राम बनाया गया है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे है
कि जो एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों को जो है हम लोग भली भांति इसमें देख सकते हैं। एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्टिव ओनली व्हेन नीडेड और व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट्स वांट्स टू कम्युनिकेट। कहने का मतलब जो एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि तभी उन लोगों की जरूरत पड़ती है जब तभी उन लोग एक्टिवेट होते हैं जब जो है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करना चाहता है इन एक्टर्स के साथ या ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग में भी करवाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग वही चीज देख रहे हैं। ऑल कम्युनिकेशन इज रिप्रेजेंटेड इन कॉर्नोलॉजिकल मैनर। जितना भी रिप्रेजेंटेशन है वो कॉर्नोलॉजिकल मैनर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉर्नोलॉजिकल मैनर है उसमें क्या दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए जो आपका रजिस्ट्रार है, ये देखिए एक रजिस्ट्रार है, यहाँ कोर्स है, स्टूडेंट कोर्स है, क्लास है, लिस्टेड क्लास है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टर है रजिस्ट्रार। अब क्या करता है ये गेट करेंट, क्या करेंट, गेट करेंट आईडी, जिसके कारण क्या होता है जो रजिस्ट्रेशन है वो सही से हो पाए। इसके लिए वो क्या करता है रजिस्ट्रार, किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले उसके पास आईडी की जरूरत पड़ती है, जो कि किसका आईडी होता है, सारे स्टूडेंट्स का आईडी होता है। यहाँ पे क्लास आईडी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लास आईडी है वो उस स्टूडेंट का आईडी बन जाता है। जैसे कि आपका रोल नंबर, तो ये जो रोल नंबर है वो आपका रजिस्ट्रार सेक्शन से मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है जहां वहां से मिलता है। वहीं पर आप डिफाइन कर देते हो और उसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जो आपका रोल नंबर आपको मिलता है उसी में डिफाइंड होता है कि आप किस कोर्स के लिए चयनित किए गए हैं, किस कोर्स के लिए आपका एडमिशन हुआ है। और वही नहीं बल्कि ये भी उसके पास जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास ये भी फैसिलिटीज होती हैं कि आपके कोर्सेज को जो उसने प्रोवाइड किया है उन कोर्सेज को डिलीट कर सके, उनको उस जो स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया है उसका एडमिशन नामांकन उनका रद्द भी कर सके। ये सब रजिस्ट्रार का काम होता है। अब यहाँ पर और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका क्लास है वो उसमें कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, तो उनको नोटिफाई करना या उनको एडमिशन देना, उनको वेटिंग लिस्ट में रखना, तो ये सब भी जो है आपका रजिस्ट्रार का ही प्रोसेसिंग काम है। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रार सेक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है और उसके नीचे मतलब कि उसका जो किया हुआ काम है उस पे कितनी सारी चीजें डिपेंडेंट है। जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक आपको क्लास आईडी नहीं मिलेगा, और जब तक क्लास आईडी नहीं मिलेगा तब तक आप किसी क्लास के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। तो ये सब जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब इनहेरिटेंस आपका नजर आ रहा है कि इनहेरिटेंस किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। वो सारा इनहेरिटेंस के रूप में आप लोग देख पाएंगे कि जो रजिस्ट्रार है वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग आगे देखते हैं। अब एक और चीज है स्टेट चार्ट डायग्राम। स्टेट चार्ट डायग्राम क्या होता है? स्टेट चार्ट डायग्राम ऐसे डायग्राम को कहते हैं जिसमें कि हम लोग जो स्टेट मशीन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि स्टेट चार्ट डायग्राम्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज स्टेट मशीन डायग्राम।
स्टेट मशीन डायग्राम भी इसको कहते हैं। These diagrams is used for describing the different state component within a system. किसी भी सिस्टम के अंतर्गत जो आपका डायग्राम है वो किस तरीके का होगा वो इसमें दर्शाया जाता है। मतलब ये है कि किसी भी स्टेट मशीन का जो डायग्राम है वो अभी किस पोजीशन में है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो सब इस स्टेट डायग्राम में दर्शाया जाता है। मतलब अ पार्ट ऑफ 3 डायग्राम जो कि हम लोगों ने पढ़ा, क्लास डायग्राम, उसके पहले यूज केस डायग्राम, और अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं सीक्वेंशियल डायग्राम। तो ये तीनों में जो है हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंशियल डायग्राम सबसे अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी 2 डायग्राम्स दिए गए हैं जो कि स्टेट चार्ट डायग्राम्स हैं और एक्टिविटी डायग्राम्स हैं। तो स्टेट चार्ट डायग्राम्स क्या होते हैं वो हम लोग अभी कर रहे हैं। स्टेट चार्ट डायग्राम बेसिकली हम लोगों को ये दर्शाता है कि किसी भी मशीनरी कंपोनेंट हो या किसी चीज का स्टेट हो, वर्किंग स्टेट है कि वो आइडल स्टेट है, तो वो सब चीजें जो है दर्शाने के लिए हम लोग स्टेट चार्ट डायग्राम का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि जो स्टेट चार्ट डायग्राम्स हैं वो क्या है, दैट इज रेफर्ड टू स्टेट मशीन्स डायग्राम। These diagrams is used for describing the different states of a component within a system. किसी सिस्टम के अंतर्गत कोई भी जो डायग्राम है, किसी भी सिस्टम के अंतर्गत वैसे डायग्राम्स जो कि डिस्क्राइब करते हो किसी एक पर्टिकुलर काम के कंपोनेंट्स को या फिर मशीन के कंपोनेंट्स को या फिर किसी सिस्टम के कंपोनेंट्स को। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम हम लोग आइदर मशीनरी को भी बोल सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को भी बोल सकते हैं, या फिर किसी न किसी जो सॉफ्टवेयर है उसको भी बोल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके सिस्टम कहलाते हैं। और ये सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उसको हम लोग स्टेट चार्ट डायग्राम से दर्शा सकते हैं। It takes the name of state machines because the diagram is essentially a machine that describes the several states of an object. किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हर इवेंट्स में, या इंटरनल इवेंट्स हो या एक्सटर्नल इवेंट्स हो, उसका कौन सा स्टेट चल रहा है। सपोज कीजिए कि अगर एक साइकिल है वो खड़ी है, तो सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स उसके स्टॉप स्टेट पे होंगे। लेकिन वही साइकिल जब हम लोग उसमें पैडल लगाते हैं, पैडल उसको मारते हैं, तो साइकिल आगे बढ़ती है। तो साइकिल जब आगे बढ़ती है तो उस साइकिल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो काम करने लग जाते हैं। तो सारे के सारे जो साइकिल के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो वर्किंग स्टेट में कहलाएंगे। और ये जो इवेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइकिल के सारे पार्ट आपके वर्किंग ही हो, वर्किंग स्टेट में ही हो सकता है कि साइकिल चल रही हो लेकिन बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि फिर भी आपके स्टॉप स्टेट पे होंगे। जैसे एग्जांपल, वर्किंग स्टेट पे नहीं, वर्किंग स्टेट पे जो होंगे वो होंगे पैडल, आपकी हैंडल, साइकिल के हैंडल, साइकिल का पैडल, साइकिल का ब्रेक, ये सब आपके वर्किंग स्टेट पे होंगे। लेकिन वहीं पर जो साइकिल का कैरियर होता है वो स्टॉप स्टेट पे होगा। साइकिल का जो स्टैंड होता है वो स्टॉप स्टेट पे होगा, वो उस समय काम नहीं कर रहे होंगे। तो उसी तरीके से एक सिस्टम में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वर्किंग स्टेट या स्टॉप स्टेट में होते हैं। सिस्टम कहने का मतलब सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्किंग स्टेट में है या स्टॉप स्टेट में है। तो अगर मान लिया कि सिस्टम में प्रोग्राम्स बहुत सारे लिखे गए हैं तो एक पर्टिकुलर समय पे एक ही प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम या 10 प्रोग्राम रन कर सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर में 10 ही प्रोग्राम हो, किसी सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि 100 प्रोग्राम हो।
तो वो 100 प्रोग्राम्स में से अगर 10 प्रोग्राम अभी चल रहे हैं तो मतलब 10 प्रोग्राम जो है वो वर्किंग स्टेट में है और बाकी के जो 90 प्रोग्राम है वो स्टॉप स्टेट में है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट डायग्राम्स को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही आगे देखिएगा, अ वेरी सिंपल स्टेट मशीन डायग्राम वुड बी दैट ऑफ अ चेस गेम। अ टिपिकल चेस गेम कंसिस्ट ऑफ मूव्स। कहता है कि जो चेस गेम होता है उसमें बहुत सारे मूव्स होते हैं, वो भी चेस खेलना भी एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा डायग्राम होता है, जो चेस होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे मूव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। A typical chess game consists of moves made by white moves and made by black moves. अब इसमें white gets to have the first move and thus initiate the game. अब अगर स्टॉप स्टेट में है और अगर खेलना शुरू करते हैं तो जनरली जो व्हाइट स्टेट का जो व्हाइट आपके जो ये होते हैं, जो आपके व्हाइट जो मूव होता है वो पहले चलता है। हमेशा जो व्हाइट वाले मूव होते हैं वो पहले चलते हैं। क्यों चलते हैं पहले मूव व्हाइट वाले मूव? इसलिए पहले चलते हैं क्योंकि ऐसा हम लोगों के पास डिफाइंड है कि पहले जो है व्हाइट मूव्स ही चलेंगे। तो दिस इज द रूल्स। तो वो रूल्स में हम लोगों के पास क्या हो गया कि जो ब्लैक है वो स्टॉप स्टेट पे होगा और जो व्हाइट होगा वो मूविंग स्टेट पे होगा या वर्किंग स्टेट पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसी चीज को हमने दर्शा दिया है डायग्राम से। यहाँ पे व्हाइट का टर्न है, व्हाइट स्टार्टिंग पोजीशन पे है, व्हाइट सबसे पहले चलेगा। व्हाइट जब मूव चल देगा तब यहाँ से ब्लैक का मूव चलेगा व्हाइट के लिए। व्हाइट का टर्न ब्लैक के लिए और यहाँ पे ये एरो ब्लैक का टर्न व्हाइट के लिए। एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन। यहाँ पर व्हाइट, उसके बाद की जो बातें हैं, या तो व्हाइट चेकमेट कर सकता है ब्लैक को या फिर ब्लैक जो है चेकमेट कर सकता है व्हाइट को। और उसके बाद जो बीच का स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है? ड्रॉ। मतलब कि अगर हम लोग उसमें या तो हम लोग हार सकते हैं या जीत सकते हैं या ड्रॉ हो सकता है, 3 चीजें हो सकती है। तो जब अगर व्हाइट चेकमेट कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हाइट जीतेगा। अगर ब्लैक चेकमेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लैक जीतेगा, है ना। तो अगर ब्लैक को चेकमेट करना है और अगर मान लिया कि बाय चांस दोनों ना चेकमेट नहीं कर पाए तो क्या होगा? वो ड्रॉ में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेट डायग्राम होता है, स्टेट चार्ट डायग्राम इसको बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम किसको कहते हैं? एक्टिविटी डायग्राम्स आर द डायग्राम्स which are used for doing business process modeling. कई बार बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को करने के लिए हम लोग एक्टिविटी डायग्राम का प्रयोग करते हैं। और ये एक्टिविटी डायग्राम कैसे काम में आता है? अब जैसे देखिएगा कि कभी भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बातें करें, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट it is generally used to describe the flow of different activities. पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में फ्लो कैसा चल रहा है। मान लिया कि आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है एवरेज का, तो जो उसका फ्लो है वो पहले ये होगा कि आप उसमें डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स। फिर उन वेरिएबल्स को लेंगे और उसको प्लस करेंगे। फिर उन्हीं वेरिएबल्स को जो सम आया है उस सम के बाद हम लोग उससे एवरेज निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लो होगा वो कैसे शुरू होगा? पहले आपका जो फ्लो है वो आपका ये देखेगा कि वेरिएबल्स क्या है, फिर उनको सम करेगा, तब उस पर एवरेज करेगा। तो ये आपका फ्लो होगा। कभी भी फ्लो उल्टा नहीं हो सकता है क्योंकि उसके सर्टेन रूल्स होते हैं। पहले एवरेज निकाल दिया तब जाके सम कर रहा है, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा। तो
these जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें जो एक्टिविटी डायग्राम्स होते हैं वो ये दर्शाते हैं कि क्या आपका जो डायग्राम है वो उसका फ्लो कैसा है, और अगर वो फ्लो सही है तो आपका डायग्रामेटिक व्यू से उसको देखना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने शो किया है, ऑथर है, एडिटर है और पब्लिशर है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ऑथर लिखेगा नहीं तब तक बुक पब्लिश होगा क्या? नहीं होगा। मतलब देयर आर डिफरेंट वर्क्स एट डिफरेंट टाइम। तो पहले ऑथर क्या करता है? पोस्ट करता है, राइटिंग पोस्ट करता है, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करता है, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करता है, फिर उसके बाद उसी को एडिटर एडिट करता है, उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो करता है, वो कुछ सजेशंस देता है एडिटर। उसके बाद फाइनली वो पब्लिशर के पास जाता है और उसमें फाइनली वो रिव्यू करके उसको पब्लिश कर देता है। तो अगर यहाँ पर देखिएगा कि जो मेक चेंजेस है वो या तो चेंज रिक्वायरमेंट यहीं पर सुधर जाए या तो चेंज रिक्वायरमेंट फाइनल के पहले सुधर जाए। तो एडिटर और पब्लिशर दोनों साथ साथ काम करते रहते हैं अगर ऑथर का काम हो गया है तब। तो ऑथर के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया जाता है और फिर पब्लिश किया जाता है। So this is all about activity diagrams. You can take the snapshot. और इसको जो है अब हम लोग जो है देखेंगे कि और इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है। इसमें एक और है कंपोनेंट डायग्राम, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्टिविटी डायग्राम को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कई बार एक्टिविटी डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट चार्ट डायग्राम से कम आते हैं लेकिन एक्टिविटी डायग्राम से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि जो भी जिस क्वेश्चन के आगे मैंने यहाँ पे डबल टिक लगाया है, ये देखिएगा डबल टिक, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के लिए। तो वो सब सारी चीजें ध्यान में रखिएगा और हम लोग जो है इसको रिवाइज करते रहेंगे। We'll have a nice time, nice class, and we'll finish the same in the stipulated time. हम लोग सब चीज को खत्म करेंगे सही समय पर, और इसके साथ ही मैं आपके क्लास को भी खत्म